नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे नगर पालिका अधिनियम 2009 जो युवा भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम देखेंगे नगर पालिका अधिनियम 2009 के कुछ अन्य प्रावधान। हमने पिछली क्लास में भी कुछ चर्चा की थी और इस क्लास में भी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कुछ और प्रावधान। जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी परियोजनाओं के बारे में, हम अध्याय 11 पढ़ रहे थे जिसमें हमने 173 तक धाराएं देख ली है। आज हम देखने वाले 173 नंबर धारा। तो 173 नंबर की धारा जिसमें हमने बात की थी परियोजनाओं से संबंधित की परियोजना व स्कीम को कैसे बनाया जाएगा, कौन बनाएगा, वो हमने देखा था। और आज उसी प्रकार से हम आगे उसी चर्चा को बढ़ाएंगे। परियोजनाओं से संबंधित कुछ अन्य धाराएं हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को नगर पालिका अधिनियम 2009 के साथ में। नगर पालिका अधिनियम 2009। आप सभी को पता है ये कब लागू हुआ? 11 सितंबर 2009 को ये लागू हुआ। हमने पहली क्लास में इसके बारे में चर्चा की है। और यदि आपने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो अध्याय चल रहा था वो अध्याय था 11 नंबर, अध्याय 11। अध्याय नंबर कौन सा है? 11। और आप सभी को ये पता होगा कि अध्याय 11 का टाइटल क्या है, क्योंकि हमने सभी अध्यायों के एक टाइटल एक साथ याद करने का प्रयास किया था। अध्याय 11 का टाइटल है नगर विकास, नगर विकास व नगर नियोजन, व नगर योजना कहे या नियोजन कहे, नगर योजना। इसके अंदर जो धाराएं हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे धारा 159 से 199 नंबर तक पढ़नी है, जिसमें से हमने 173 नंबर की धारा देख ली थी। आज हम जो धारा देखने वाले हैं वो होगी धारा 174। तो हेडिंग डाल लीजिएगा धारा 174। इससे धारा 174 पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि धारा 173 में क्या था। धारा 173 में धारा 173 में था कि नगर परियोजना व स्कीम को बनाया जाना व उसके अंदर की विषय वस्तु क्या है। क्या टाइटल था इसका? परियोजना व स्कीम को बनाया जाना व विषय वस्तु। हमने बात की थी कि ये जो परियोजना है और स्कीम, इसको बनाएगा कौन? तो इसको नगर पालिका तैयार करेगी। तैयार किसके माध्यम से करेगी? तो सीएमओ के माध्यम से तैयार करेगी। सीएमओ यानी कि चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के माध्यम से नगर पालिका ये स्कीम बनाएगी। और उसके अंदर विषय वस्तु क्या हो सकती है कि इसके अंदर ये कितनी सीमा के लिए होगा, कितनी जनसंख्या के लिए, इसकी लागत क्या है, यानी ये सब कुछ उसके अंदर लिखा होगा। इसका जो मालिक कौन होगा उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। हमने बात की थी धारा 173 के बारे में। आज हम देखेंगे धारा 174 से। आशा करता हूं ये पुरानी वीडियो आपने देखी होगी। यदि नहीं देखी है तो आप द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख सकते हो, जहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी नगर पालिका अधिनियम 2009, उसके अंदर आप ये सारी चीजें देख सकते हो। अब देखते हैं धारा 174 में क्या प्रावधान लिखा हुआ है, ओरिजिनल एक्ट में क्या है, हम उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं वो इसमें देखने वाले हैं। तो धारा 174 का टाइटल हमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन धाराओं का टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। कम से कम आपको 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि इस धारा का संबंध किससे है, यानी कि इसका टाइटल क्या है, यानी कि टाइटल क्या है, कौन से अध्याय में है। तो इसका टाइटल है नगर पालिका स्कीम तैयार करना, नगर पालिका स्कीम तैयार करना, कि किस प्रकार से एक नगर पालिका कोई भी स्कीम तैयार करेगी, उसको लागू करेगी।
ये सारी बात इसके अंदर लिखी गई है। तो जैसे किसी स्कीम की घोषणा होती है, जैसे कोई घोषणा कर दी कि ठीक है आज हमने कोई एक स्कीम तैयार करनी है, हमने कोई स्कीम बनाई है, तो उसकी घोषणा के 30 दिन के अंदर अंदर हमें वो जो घोषणा है उसको राजपत्र में प्रकाशित करना होगा। यह नगर पालिका की बाध्यता है। क्या लिखा गया है इसमें? लिखा गया है कि घोषणा के 30 दिन के भीतर राजपत्र में प्रकाशित करना होगा कि जैसे ही घोषणा होती है किसी स्कीम के बारे में तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये राजपत्र में प्रकाशित करना होगा। और राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद क्या होगा? जैसे ही हमने राजपत्र में प्रकाशित किया, जैसे ही कोई योजना की घोषणा हुई, क्या हुई? घोषणा। उसके 30 दिन में, उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? राजपत्र में प्रकाशित करना पड़ेगा। राजपत्र में प्रकाशन। राजपत्र में प्रकाशन किया, किसका किया? इस स्कीम का किया। किसका किया? स्कीम या योजना को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा? जैसे ही ये स्कीम हमने राजपत्र में प्रकाशित की, उसके 1 वर्ष, यानी कि ये जो समय है आपको याद रखना है, 30 दिन कब काम आएंगे, 1 वर्ष कब काम आएंगे? पूछा जा सकता है कि राजपत्र में प्रकाशन के कितने दिनों बाद में प्रारूप तैयार करना होगा। प्रकाशन कर दिया, जैसे पूछ लिया जाएगा कि घोषणा कर दी, किसी स्कीम की घोषणा करने के बाद राजपत्र में प्रकाशन के अंतराल कितना है? अंतराल कितना है? तो अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? 30 दिन। तो 30 दिन के अंदर अंदर यदि राजपत्र में प्रकाशित कर दिया तो ठीक है, और यदि नहीं प्रकाशित किया तो ये स्कीम क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही राजपत्र में प्रकाशित किया उसके बाद 1 वर्ष, अब इस 1 वर्ष में हमें क्या करना पड़ेगा? इस योजना का प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। योजना का प्रारूप, इसका एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा स्कीम का। जो बनाएगा कौन? जाहिर सी बात है नगर पालिका बनाएगी। नगर पालिका खुद तो बनाएगी नहीं, अपने प्रशासनिक अधिकारियों से बनाएगी। और नगर पालिका का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी सीएमओ होता है, जिस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हो। घोषणा हुई, घोषणा के 30 दिन के अंदर अंदर राजपत्र में प्रकाशन कर दिया। प्रकाशन के बाद 1 वर्ष के अंदर अंदर, जैसे ही प्रकाशन हुआ उस दिनांक से लेकर के 1 वर्ष के अंदर अंदर इस योजना का क्या बनाना पड़ेगा? प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। अब इसका प्रारूप तो तैयार हो गया, अब क्या करना पड़ेगा? अब इस योजना का प्रवर्तन करना पड़ेगा। प्रवर्तन यानी इसको लागू करना पड़ेगा। परिवर्तन और प्रवर्तन में अंतर होता है। परिवर्तन का मतलब बदलाव करना, प्रवर्तन का मतलब होता है लागू करना। इसको लागू करना, चलाया जाना, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। तो आशा करता हूं ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऐसा कैसा फ्लो चार्ट अपनी नोटबुक में बना लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे आपको चीजें अच्छी समझ में आएंगी। घोषणा होगी, 30 दिन के अंदर राजपत्र में प्रकाशन करना होगा। राजपत्र में प्रकाशन के 1 वर्ष के अंदर अंदर योजना का प्रारूप नगर पालिका को तैयार करवाना होगा। और योजना का प्रारूप तैयार हो गया उसके बाद क्या होगा? तो प्रवर्तन होगा। क्या होगा? इस योजना को लागू करना होगा। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इस धारा को अच्छी तरह से समझ सकते हो। रिटन लैंग्वेज में तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, बुकों में भी मिल जाएगा, लेकिन डायग्राम के माध्यम से आप द्रोणा पीसीएस पे पढ़ रहे हो तो इतना तो आपको थोड़ा सा खुद को भी एफर्ट देखना पड़ेगा। तो ये बात है धारा 174 की। अब इसको आप अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में, चाहे इसको रिटन में लिख लो या ऐसा कैसा फ्लो चार्ट बना लो, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ज्यादा क्यों, धाराएं ज्यादा हैं, हमारे पास जो समय बहुत कम बचा हुआ है। 23 मार्च को तो एग्जाम ही है, उससे पहले पहले जैसे हम तो इतनी मेहनत से हम इसको तैयारी कर रहे हैं कि फरवरी से पहले पहले इस नगर पालिका एक्ट को हम पूरा कर लेंगे। हमारी स्पीड इतनी अच्छा है, स्पीशियंट है कि हम इस फरवरी माह के अंदर अंदर ही इस पूरे नगर पालिका एक्ट को पूरा कर लेंगे। और उसके 2 या 4 दिनों के अंदर अंदर हम जो कुछ जो परियोजनाएं जो बच गई हैं, जो योजनाएं हैं और कुछ जो इसकी अनुसूचियां हैं, वो उसको भी हम देख लेंगे। यानी कि हमारे पास इस सिलेबस को पूरा करने के बाद कम से कम माने तो 20 दिन का समय बच जाएगा रिवीजन के लिए, ताकि आप अच्छी तरह से रिवीजन कर सको और बाद में एग्जाम आपका फाइट हो जाए।
तो ये बात है धारा 174 की। आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा, समझ में आपको आ गई होगी। अब देखते हैं धारा 75 के बारे में। अब देखेंगे धारा 75। धारा 175, धारा 175 में है पुनर्विकास स्कीम। पुनर्विकास स्कीम, पुनर्विकास स्कीम। पुनर्विकास का मतलब क्या हुआ, जैसे पहले कोई योजना चलाई जा चुकी है, अब उसमें कुछ परिवर्तन करके उसी को उसमें कुछ और डेवलपमेंट करने हैं। जैसे कोई मकान बनाया गया हो उसके ऊपर अपन डेवलपमेंट करें, उसी कह रहे हैं पुनर्विकास। उसी प्रकार से किसी स्कीम चल रही है और उसके उसी का विकास करना है, उसी में कुछ और एफर्ट जोड़ देने हैं, उसी को कहेंगे पुनर्विकास स्कीम। और ये कौन जारी करेगा, ऐसा पूछा जाएगा। पुनर्विकास स्कीम को जारी करता है कौन, जारी करेगा, सीएमओ जारी करेगा। पुनर्विकास स्कीम कौन जारी करेगा, तो सीएमओ जारी करेगा। इस धारा में हमें इतना ही याद रख लेना है, टाइटल याद तो होना चाहिए, पुनर्विकास की 75 75 पुनर्विकास 75 पुनर्विकास 75 पुनर्विकास। और क्या करना होगा कि पुनर्विकास की स्कीम को जारी कौन करेगा, तो सीएमओ जारी करेगा। ये बात ध्यान में रख लेना। धारा 175 में हमें इतना ही याद रखना है। अब देख लेते हैं धारा 176 को। धारा 176, धारा 176 में लिखा है परियोजना व स्कीम को नगर पालिका को प्रस्तुत करना। यानी कि जो भी परियोजना और जो स्कीम बनाई गई है उसे नगर पालिका को प्रस्तुत कर देना है। कौन करेगा, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। टाइटल क्या है, परियोजना व स्कीम नगर पालिका को प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। अब इसकी क्या प्रोसेस है वो थोड़ा सा देख लो। जैसे यह कोई स्कीम या कोई भी परियोजना, अब इसको तैयार किसने किया, तो सीएमओ ने तैयार किया। अब सीएमओ क्या करेगा, इसको तो नगर पालिका के समक्ष रखेगा, नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अब जैसे ही नगर पालिका के पास ये आई, जैसे कोई विधेयक होता है उसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। जैसे कोई विधेयक सदन में आया और सदन के पास अब दो कार्रवाई होती है, या तो इसे क्या कर दे, लागू कर दे, या इसे स्वीकार कर ले, स्वीकार करे या अस्वीकार करे। क्या ऑप्शन रहेंगे, या तो स्वीकार करे, जैसे आप देख लो कोई भी विधानसभा से कोई पारित विधेयक है या संसद से पारित कोई विधेयक है, उसके बाद जैसे ही वो राष्ट्रपति के पास जाता है या राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल इस पे या तो स्वीकृति करेगा या स्वीकार करेगा। और क्या कर सकता है, और ये जो नगर पालिका है ये क्या करेगी, तो इसके ऊपर या तो किसी बदलाव का या परिवर्तन करने को कह सकती है, परिवर्तन हेतु कह सकती है। परियोजना व स्कीम को नगर पालिका को क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। कौन करेगा, सीएमओ करेगा। फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखते चलो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें ये रिटन एग्जाम तो देना नहीं है जिसमें हमें ये कहानियां लिखनी पड़ेगी। तो हमें इसको समझना है क्या, कहां से क्या कार्रवाई हो रही है। एग्जाम में हमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिए जाएंगे, हमें तो केवल सिलेक्ट करना है, हमें चयन करना है उनमें। तो स्कीम परियोजना को तैयार किसने किया, नगर पालिका अधिकारी ने तैयार किया। इस स्कीम को किसके सामने प्रस्तुत करना होगा, तो नगर पालिका के समक्ष। कौन करेगा, वही नगर पालिका अधिकारी करेगा। अब नगर पालिका के पास इसमें तीन ऑप्शन है, या तो नगर पालिका बहुमत से इसे क्या कर दे, पारित कर दे, मतलब स्वीकार कर लेगी, या इसे अस्वीकार कर लेगी, या इसमें क्या कर सकती है, परिवर्तन हेतु कह सकती है कि ठीक है ये चीज आपको परिवर्तन बदलाव करो इसके अंदर, ये सही नहीं है, ये इस प्रकार से इनको कह सकते हैं। तो ये धारा 176 का प्रावधान है, इसको आप अच्छी इसी प्रकार से लिख लो, अपनी नोटबुक में फ्लो चार्ट बना लो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे।
तो धारा 176 का प्रावधान यही है, परियोजना व स्कीम को नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा, नगरपालिका उसको स्वीकार करे, अस्वीकार करे या परिवर्तन के लिए बोल सकती है। यह धारा 176। अब देखते हैं धारा 177 के बारे में। तो धारा 170, धारा 170 में लिखा है, स्कीम या परियोजना की घोषणा के बाद भूमि उपयोग पर प्रतिबंध। क्या समझोगे इसको? देखने के बाद टाइटल लिख लेते हैं, परियोजना व स्कीम की घोषणा के बाद भूमि उपयोग पर प्रतिबंध। क्या हुआ, जैसे ये कोई नगरपालिका है और नगरपालिका में जैसे इस क्षेत्र के लिए कोई एक योजना बनाएगी, क्या बनाएगी? योजना। और इस योजना बनाएंगे तो इसको क्या घोषित करेंगे? विकास क्षेत्र। विकास क्षेत्र घोषित कर दिया, हमने पिछली क्लास में देखा था विकास क्षेत्र किसे घोषित किया जाता है। अब ये जो विकास क्षेत्र बन गया या इस योजना की यहाँ पे स्कीम बना दी इस भूमि के लिए कि यहाँ पे हमें कोई चीज बनानी है, जैसे यहाँ पे हमें कोई विद्यालय बनाना है या कोई और योजना बनानी है, कोई सार्वजनिक भवन बनाना है, कोई सार्वजनिक भवन बनाना है, या यहां से कोई मार्ग निकालना है, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, या कोई भी और छोटी मोटी जैसे कोई सड़क बनानी हो, तो इस प्रकार से किसी भी परियोजना के लिए इस भूमि को आरक्षित कर दिया गया। अब इसके ऊपर कोई अन्य व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। अब ये जो भूमि है इस योजना के अनन्य किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, और यदि लानी है तो नगरपालिका की अनुमति आवश्यक होगी। अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का यहाँ पे उपयोग नहीं किया जा सकता, इस भूमि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आशा करता हूं समझ में आई होगी क्या कहा गया। नगरपालिका के किसी क्षेत्र के लिए यदि किसी भूमि के लिए योजना बना दी गई और इस क्षेत्र की भूमि है, यहाँ पे कोई अब ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा क्षेत्र था, मैदान बनाना है, यहाँ पे खेल मैदान बनाना है, तो कोई कह दे कि देख मेरे को इतनी जगह चाहिए, मैं यहाँ पे अपना भवन बना रहा हूं, तो ऐसा नहीं होगा। यदि ये किसी खेल मैदान के लिए आरक्षित कर दी, खेल मैदान के लिए यदि आरक्षित कर दी गई और अब इसमें कोई कहे कि हमें यहाँ पे विद्यालय बना देना चाहिए या हमें यहाँ पे कुछ सार्वजनिक भवन बना दिया जाना चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं होगा। इसके लिए पहले अनुमति लेनी पड़ेगी किससे? तो नगरपालिका से। नगरपालिका यदि अनुमति देती है तो ऐसे कुछ कार्य किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं किए जाएंगे। मैं आशा करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि भूमि उपयोग हेतु नगरपालिका की अनुमति आवश्यक होगी, इतना ध्यान में रख लेना। भूमि उपयोग हेतु नगरपालिका की अनुमति आवश्यक होगी। यदि कोई परियोजना या स्कीम की घोषणा कर दी किसी भूमि पर और उस भूमि पर यदि हमें कोई उसको अन्य उपयोग के लिए लेना है तो नगरपालिका की अनुमति लेनी होगी। ये आप ध्यान में रख सकते हो। अब देखते हैं धारा 178 को। धारा 178, धारा 178 में लिखा है स्कीम का लैप्स हो जाना। स्कीम का लैप्स होना। लैप्स होना का मतलब समझ सकते हो, रद्द होना या कैंसिल होना। कैंसिल होना। क्यों कैंसिल होगी? यदि कोई स्कीम है वो क्यों कैंसिल हो रही है वो देखो। तो यदि इसमें लिखा गया, जैसे हमने अभी बात की थी कि कोई भी स्कीम की घोषणा होगी
और उस घोषणा होने के 2 वर्ष तक यदि उस स्कीम या परियोजना को लागू नहीं किया गया है तो वो परियोजना या स्कीम क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसको लिख लेते हैं, परियोजना या स्कीम की घोषणा के 2 वर्ष के भीतर यदि उसे लागू नहीं किया जाता है, यदि उसे लागू नहीं किया जाता है तो वह लैप्स हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। ये बात भी आप ध्यान में रख लेना, समय याद रख लेना, कितने समय बाद लैप्स होगी। यदि 2 वर्ष के भीतर उस योजना या परियोजना को लागू नहीं किया जाता है, घोषणा के 2 वर्ष के भीतर यदि उसे लागू नहीं किया जाता है तो वो स्कीम अपने आप ही क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार मार्क इस धारा को आप कर सकते हो, समय पूछा जाएगा यहां से। तो धारा 178 का प्रावधान हमने देख लिया। अब देखते हैं धारा 179 के बारे में, धारा 179 के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। धारा 179, धारा 179 में लिखा गया है योजना का उपांतरण या प्रत्यावर्तन। क्या लिखा गया है, योजना का उपांतरण या प्रत्यावर्तन। क्या होता है उपांतरण, क्या होता है प्रवर्तन? तो उपांतरण को आप समझ सकते हो बदलाव, और प्रत्यावर्तन को समझ सकते हो रद्द होना या समाप्ति, रद्द होना या समाप्त होना। जैसे कोई योजना बना दी, अब उस योजना में या तो बदलाव कर सकेंगे या क्या कर सकेंगे, तो प्रत्यावर्तन कर सकेंगे। और करेगा कौन? इसमें जो उपांतरण है और प्रत्यावर्तन किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसमें लिखो उपांतरण अथवा प्रत्यावर्तन नगर पालिका द्वारा, नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? यदि वो कोई परियोजना या स्कीम अब लोकहित में नहीं रह जाती है तो देखो क्यों किया जाएगा, कारण यदि वह योजना या स्कीम लोकहित हेतु प्रासंगिक नहीं रह जाती है, प्रासंगिक नहीं रह जाती है, नहीं रह जाती है। यदि वो कोई परियोजना या स्कीम बना दी जो पहले जरूरी थी अब जरूरी नहीं है, तो उसमें या तो क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, यानी उपांतरण कर सकते हैं, या उसे क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। करेगा कौन? तो नगर पालिका करेगी। ये बात आप ध्यान में रख लेना। तो धारा से 179 में ये लिखा गया है योजना का उपांतरण करना या प्रत्यावर्तन करना। अब हम देखते हैं धारा 180 के बारे में। तो आपने ये समझ गए होंगे धारा से 179 का प्रावधान क्या है। अब देखेंगे धारा 180 के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। धारा 180, धारा 180 में लिखा गया है नगर पालिका में स्कीम बनवाने की राज्य सरकार की शक्ति। कि नगर पालिका यदि राज्य सरकार किस प्रकार से, यदि राज्य सरकार को लगता है कि यहाँ पे हमें कोई स्कीम बनवानी है या योजना तैयार करनी है, योजना लागू करानी है, तो उसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका रह सकती है, राज्य सरकार नगर पालिका से क्या ऐसा कुछ करवा सकती है या नहीं करवा सकती, वो लिखा गया धारा 180 के अंदर। क्या लिखा गया है कि नगर पालिका से किसी योजना बनवाने की राज्य सरकार की शक्ति, इसका टाइटल है
नगर पालिका से योजना बनवाने की राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार की शक्ति। नगर पालिका से योजना या इसे कहें स्कीम बनवाने की राज्य सरकार की शक्ति, इसमें क्या हो सकता है? तो देखो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। जैसे राज्य सरकार है, अब राज्य सरकार को लगता है कि नगर पालिका के किसी क्षेत्र के लिए हमें कोई योजना लागू कर देनी चाहिए, तो क्या करेगी? ये जो राज्य सरकार है ये नगर पालिका को कहेगी, नगर पालिका को कहेगी, क्या कहेगी कि ठीक है इस क्षेत्र में हमें कोई स्कीम तैयार करवानी है ना, तो क्या करेगी? नगर पालिका को कहेगी। नगर पालिका में कौन आता है? तो नगर पालिका में इसके एक तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसके सदस्य, ये नगर पालिका में आते हैं। तो नगर पालिका को कौन कहेगी? राज्य सरकार। क्या कहेगी? यानी हमें क्या बनवानी है? स्कीम बनवानी है। तो नगर पालिका अब क्या करेगी? सीएमओ को कहेगी, सीएमओ के माध्यम से, या सीएमओ से क्या करेगी? किसी भी स्कीम को तैयार करवाएगी, स्कीम बनवाएगी। फ्लो चार्ट को समझते हैं। देखो राज्य सरकार ने कहा नगर पालिका को, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र के लिए तो बनानी है, वहां की नगर पालिका को कहा कि यहाँ पे हमें योजना तैयार करानी है, योजना लागू करनी है, तो उस योजना का प्रारूप तैयार करो, योजना बनाओ। कौन बनाएगा? तो सीएमओ बनाएगा। सीएमओ, तो नगर पालिका ने किसके माध्यम से स्कीम बनवाई? तो सीएमओ के माध्यम से स्कीम तैयार करवाई। ये बात लिखी गई है धारा 180 में कि राज्य सरकार भी यदि चाहे तो किसी नगर पालिका क्षेत्र के लिए योजना तैयार कर सकती है। ये राज्य सरकार की शक्ति है। राज्य सरकार नगर पालिका को कहेगी, नगर पालिका सीएमओ के माध्यम से स्कीम तैयार करवाएगी। यह है धारा 180 का प्रावधान। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम देखेंगे धारा 181 में। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 181 के बारे में। धारा 181 क्या लिखा है? धारा 181 में इसमें लिखा है किसी भी परियोजना या स्कीम की व्यावृत्ति, किसी भी परियोजना या स्कीम की व्यावृत्ति, किसी भी परियोजना या स्कीम की व्यावृत्ति। व्यावृत्ति का मतलब होता है छूट। क्या होता है? छूट। नगर पालिका किसी भी योजना के लिए क्या है? स्वतंत्र है। नगर पालिका अपने क्षेत्र में योजना बनाने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, वो बना सकती है। राज्य सरकार कहेगी तो बनानी ही पड़ेगी, अपनी तरफ से भी वो बना सकती है। बस यही बात लिखी गई इसके अंदर। नगर पालिका किसी भी योजना के लिए स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। बस इतना ही इसमें आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि किसी भी परियोजना के लिए नगर पालिका क्या है? स्वतंत्र है। वो अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की योजना बना सकती है। ऐसी उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप योजना बना सकते हो, नहीं बनाओगे आपको किसी और से अनुमति लेनी पड़ेगी, वो सारी बातें यहाँ पे नहीं है। यदि राज्य सरकार कहेगी वो भी बना सकती है और अपनी तरफ से भी योजनाएं बना सकती है। यह है धारा 181 का प्रावधान। अब देखेंगे धारा 182 का प्रावधान। तो अब देखते हैं धारा 182 को। कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनका यदि हमें टाइटल याद है तो बहुत ही सफिशिएंट है, क्योंकि उनमें ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस टाइटल से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अंदर की यदि भाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कुछ ऐसी धाराओं से नहीं पूछे जाएंगे। अब बात आती है धारा 182 में क्या लिखा गया है? भूमि उपयोग के परिवर्तन को निर्बाधित करने तथा उपयोग अनुज्ञान करने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा 182 क्या इसका टाइटल? इसका टाइटल है भूमि उपयोग को परिवर्तन करने
यानी भूमि उपयोग के परिवर्तन को निर्बाधित करने तथा उपयोग अनुज्ञान करने की राज्य सरकार की शक्ति। भूमि उपयोग को निर्बाधित करने तथा उपयोग अनुज्ञान की राज्य सरकार की शक्ति। भूमि उपयोग के भूमि उपयोग में परिवर्तन जैसे ऐसा हो गया, जैसे ये कोई क्षेत्र है, इसको ऐसे समझो, ये कोई क्या है, नगर पालिका क्षेत्र है। अब नगर पालिका का ये जो क्षेत्र है, इसके में इस क्षेत्र नगर पालिका के में इस क्षेत्र के लिए यदि कोई राज्य सरकार किसी योजना के लिए आरक्षित कर देती है, राज्य सरकार नगर पालिका के किसी क्षेत्र को योजना बनाने के लिए आरक्षित कर देती है, तो अब उस भूमि में जो भी प्रयोग कर यानी कि उस भूमि का उपयोग करना है, तो उसके लिए नगर पालिका राज्य सरकार से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी उस पर जो भी अधिकार रहेगा वो किसका रहेगा, राज्य सरकार का रहेगा। ये धारा यही बताती है। नगर पालिका के किसी क्षेत्र को के लिए यदि कोई योजना के लिए आरक्षित कर दिया गया है राज्य सरकार ने, किसने किया, राज्य सरकार के द्वारा। यह क्षेत्र किसके द्वारा आरक्षित है, तो राज्य सरकार द्वारा आरक्षित। तो अब इसके ऊपर अधिकार किसका रहेगा, जाहिर सी बात है राज्य सरकार ने अपने लिए आरक्षित किया, तो राज्य सरकार ही इस पे क्या कर सकती है, उपयोग कर सकती है, बदलाव कर सकती है। किसी भी प्रकार का इसमें यदि कोई करना हो तो कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। तो यही बात इसमें लिखी गई है। नगर पालिका के किसी क्षेत्र को विशेष प्रयोजन के लिए यदि आरक्षित किया गया है तो उसके या उसमें बदलाव का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा बदलाव या परिवर्तन। नगर पालिका के किसी क्षेत्र को विशेष प्रयोजन के लिए यदि राज्य सरकार ने आरक्षित किया है तो उसमें बदलाव का अधिकार भी किसके पास रहेगा, राज्य सरकार के पास रहेगा। धारा 182 यही बताती है। अब देखते हैं धारा 183 के बारे में। धारा 183 के बारे में आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं धारा 183। धारा 183 में क्या लिखा है, सार्वजनिक मार्गों हेतु नियमित लाइन। इस लाइन का निर्धारण कौन करेगा, तो नगर पालिका करेगी। जैसे क्या हुआ, ये कोई नगर पालिका है, अब इसमें क्या हुआ, कोई सड़क बनानी है, जैसे इस प्रकार से कोई, अब इस सड़क के लिए कोई लाइनिंग करनी होगी, लाइनिंग का निर्धारण तो कौन करेगा, तो नगर पालिका करेगी। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ पे किसी की कोई जमीन आ रही थी, भूमि आ रही थी, मकान आ रहा था, कोई प्लॉट आ रहा था, तो क्या होगा, अब इस व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति है, आपत्ति तो होगी, जाहिर सी बात है, तो अब आपत्ति है तो ये क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। अपील करनी होगी कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। 30 दिन में क्या करेगा, अपील करेगा किसे, तो नगर पालिका। नगर पालिका में क्या करेगा, अपील करेगा। अब इस नगर पालिका यदि इसने अपील की और अपील नगर पालिका ने इस अपील पर 30 दिन में, कितने दिन में, 30 दिन में यदि इसका कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, यदि इसने
इस अपील को बारे में सुनवाई नहीं की गई, सुनवाई कर भी ली गई है, और यदि ये कोई व्यक्ति इस अपील से संतुष्ट नहीं है, इस कार्यवाही से, या इसने जो निर्णय दिया, इसने क्या दिया, निर्णय दिया, इस निर्णय से खुश नहीं है, तो उसके बाद क्या करेगा, ये व्यक्ति किसके पास जाएगा, जिला कलेक्टर के पास, जिला कलेक्टर के पास। जिला कलेक्टर को अपील करेगा। अब जिला कलेक्टर क्या करेगा, इस अपील पर क्या देगा, निर्णय देगा, और यह निर्णय कैसा होगा, अंतिम होगा। जो भी जिला कलेक्टर ने कह दिया वो मानना होगा, वो मानना होगा। किसको मानना होगा, तो इस व्यक्ति को। जो भी कहेगा, यदि हो सकता है ये कह दे कि ठीक है, इस लाइनिंग को इस भूमि से अलग करके निकाला जाए, तो नगरपालिका इसको जो लाइनिंग है या सार्वजनिक मार्ग के लिए इसको थोड़ा साइड से करेगी, या इस व्यक्ति को कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, जगह तो देनी पड़ेगी। तो इसको, इस व्यक्ति को प्रतिकर मिल जाएगा यहाँ पे, है ना, इसको कुछ ना कुछ राशि दे दी जाएगी, अनुदान दे दिया जाएगा इस भूमि के बदले, और यहाँ पे क्या बना दी जाएगी, सड़क बना दी जाएगी। ये बात है इस धारा 183। आशा करता हूं ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आएगा। एक बार और इसको देख लेते हैं क्या कहने चाहते हैं। सार्वजनिक मार्ग बनाना, बना लिया, किसी की जमीन आ गई उसके अंदर, अब क्या होगा, क्या ऐसे तो है नहीं उस जमीन को दो भाग कर दिए जाएंगे। तो देखो अब क्या हो, जिसके जमीन के दो भाग हो रहे हैं, जिस भूमि के दो भाग हो रहे हैं, उस भूमि का जो मालिक है वो क्या करेगा, अपील करेगा। किसको करेगा, तो नगर पालिका को। पहले किसको करेगा अपील, तो नगर पालिका को। अब ये नगर पालिका उस अपील पर 30 दिन में एक्शन लेगी, मतलब क्या देगी, निर्णय देगी। यदि ये व्यक्ति खुश है तो ठीक है, और यदि इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो ये व्यक्ति अब कहां जा सकता है, जिला कलेक्टर के पास। जिला कलेक्टर के पास जाएगा, और जिला कलेक्टर को क्या करेगा, अपील करेगा। अब जिला कलेक्टर को क्या देना है, निर्णय देना है, और ये निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। आ गई होगी बात आपको समझ में। तो ये बात लिखी गई है इसके अंदर, इसको थोड़ा सा स्टोरी के रूप में लिख लेते हैं। तो सार्वजनिक, तो नियमित लाइन के लिए निर्धारण कौन करेगा, तो इसमें लिखते हैं नियमित लाइन का निर्धारण कौन करेगी, तो नगर पालिका। फिर क्या बात थी, यदि किसी व्यक्ति को इससे संबंधित कोई आपत्ति है तो वह नगर पालिका को अपील करेगा। यदि 30 दिन के अंदर नगर पालिका निर्णय देती है, निर्णय नहीं दे अथवा नगर पालिका के निर्णय से वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो वह जिला कलेक्टर के पास अपील करेगा। जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा। ये तो बात हुई अपील के तरफ से। तो अपील किस में की जाएगी, धारा 183 में की जाएगी। किसके लिए की जाएगी, तो सार्वजनिक मार्ग के विरुद्ध की जाएगी। फिर बात क्या आती है, जैसे ये कोई नगर पालिका है, यहाँ पे सार्वजनिक मार्ग के लिए लाइन निकाल दी गई है, और उसके बाद यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है, क्या करता है, अतिक्रमण करता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के अतिक्रमण करेगा तो उस पर एक जुर्माना लगेगा। जुर्माना 3000 से लेकर के 5000 रुपए तक का हो सकता है। तो आप इसमें लिख सकते हो, अतिक्रमण करने पर जुर्माना।
3,000 से 5,000 रुपए। जुर्माना वाली धारा आप अच्छी तरह से याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पक्के आएंगे, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। और जो भी जुर्माने की जो धाराएं हैं उनको हम एक साथ अलग देखेंगे एक सेशन के अंदर। एक ऐसी क्लास बनाएंगे जिसमें कि सारी की सारी जो भी जुर्माने की धाराएं हैं उनको एक साथ हम देखने की प्रयास करेंगे। तो ये है धारा 183। अब देखेंगे धारा 184 के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखें धारा 184 को। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी धाराएं हैं, इनको अच्छी तरह से समझना होगा, पढ़ना होगा आपको अच्छी तरह से। टाइटल यदि याद हो जाते हैं तो अच्छा है। कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसके अंदर की बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे 183 नंबर की धारा, इसको आप स्टार कर लेना, यहां से अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब देखेंगे धारा 184। धारा 184 में लिखा गया है, भूमिगत उपयोग के लिए मार्ग पर अधिकार किसका रहेगा। यदि कोई सार्वजनिक मार्ग है उसके भूमिगत यानी कि जमीन के अंदर यदि कोई उपयोग में लेना है तो उसके लिए क्या अधिकार रहेंगे, किसका अधिकार है, वो बात इसके अंदर है। भूमिगत उपयोग के लिए मार्ग का अधिकार। जैसे ये कोई सार्वजनिक मार्ग निकाला गया है, इसके आसपास यहाँ पे क्या है, घर है। अब क्या होता है कि इसके नीचे जैसे हमें कोई सीवरेज की पाइप निकालनी है या जलापूर्ति की पेयजल की पाइप निकालनी है या बिजली के तारे लगानी है, वो भी कहां पे, भूमिगत है, अंडरग्राउंड। यदि हमें कुछ इस प्रकार से यदि सीवरेज के लिए या पेयजल के लिए या बिजली की तारों के लिए कुछ अन्य उपयोग के लिए हमें भूमिगत उपयोग कुछ पाइपलाइन बिछानी है अंदर, यानी कि उस मार्ग के नीचे यदि पाइपलाइन बिछा रहे हैं तो उसके लिए नगर पालिका के पास वो शक्ति रहेगी। ये बात इसके अंदर बताई गई है। सार्वजनिक मार्ग के नीचे भूमिगत पाइपलाइन, जैसे गैस के लिए हो सकती है, बिजली के लिए हो सकती है, पेयजल के लिए हो सकती है, सीवरेज के लिए हो सकती है, पाइपलाइन बिछाने के लिए नगर पालिका स्वतंत्र है। यह है धारा 184 में। अब देखते हैं धारा 185 को। धारा 185 185, इसमें लिखा गया है भूमिगत उपयोग के नक्शे। भूमिगत उपयोग के लिए क्या बनाने पड़ेंगे, नक्शे बनाने पड़ेंगे। भूमिगत उपयोग के लिए नक्शे तो बनाने पड़ेंगे, पता चले कि आप कहां हमने क्या क्या बिछा रखा है। तो ये नक्शे बनाएगा कौन, तो सीएमओ द्वारा बनाए जाएंगे। और इन्हें क्या रखना पड़ेगा, तो गोपनीय रखना पड़ेगा, गोपनीय व व्यवस्थित रखने होंगे। गोपनीय इसलिए ताकि क्या हो, या जैसे कोई बैंक है या कोई अन्य कोई और ऑफिस है यहाँ पे, और इसके नीचे सीवरेज पाइप लगाई गई है, जैसे ये कोई ज्वेलरी शॉप है, ये कोई बैंक है, यहाँ पे कोई सीवरेज पाइप है जो इनके नीचे से जा रही है। अब यदि इस सीवरेज पाइप का नक्शा यदि सभी को मालूम होगा तो कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो इसके अंदर जाकर के बैंक या इस ज्वेलरी शॉप में क्या कर सकता है, डकैती कर सकता है। हो सकता है ना ऐसा कुछ। इसीलिए ये जो नक्शे हैं भूमिगत उपयोग के लिए, उनको गोपनीय रखा जाएगा और क्या किया जाएगा, व्यवस्थित रखने होंगे, संभाल के रखने होंगे। ये बताती है धारा 185। कौन रखेगा, तो सीएमओ बनाएगा, सीएमओ इसको रखेगा। अब देखते हैं धारा 186 के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा, समझ में आपको आ गई होगी। अब देखते हैं आगे धारा 186।
धारा 186 इसमें लिखा है केंद्र व राज्य सरकार के उपबंध, केंद्र व राज्य सरकार से संबंधित कुछ उपबंध, केंद्र व राज्य सरकार से संबंधित उपबंध। केंद्र व राज्य सरकार से मतलब यही है, हम किसके बारे में बात कर रहे थे पहले, तो मार्ग के बारे में, सार्वजनिक मार्ग। अब सार्वजनिक मार्ग का मतलब क्या हुआ, या तो वो कोई नेशनल हाईवे या क्या है स्टेट हाईवे, यही तो हुआ ना। अब देखो जैसे ये कोई नगरपालिका क्षेत्र है, यहां से एक तो निकल रहा है नेशनल हाईवे, जैसे ये कोई एनएच है, और ये यहां से इसी के अंदर यदि निकल रहा है कोई स्टेट हाईवे, जैसे ये स्टेट हाईवे है। अब इनके बारे में उपबंध है यहाँ पे, धारा 186 इनके बारे में बताता है कि जो नेशनल हाईवे है उसका रखरखाव तो करेगी केंद्र सरकार। नेशनल हाईवे का रखरखाव कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी, और स्टेट हाईवे का जो रखरखाव है वो कौन करेगी, राज्य सरकार। बस ये इसके अंदर लिखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे का रखरखाव कौन करेगी, तो केंद्र सरकार, और सार्वजनिक या नगरपालिका क्षेत्र से गुजरने वाले स्टेट हाईवे का रखरखाव कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। तो लिख लेते हैं, नगरपालिका क्षेत्र से गुजरने वाले सार्वजनिक मार्गों का रखरखाव, यदि वो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे है यानी कि राष्ट्रीय राजपथ है, राष्ट्रीय राजपथ है, तो उसका रखरखाव कौन करेगी, केंद्र सरकार। यदि वो राज्य राजपथ है यानी कि स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे है, तो उसका रखरखाव कौन करेगी, राज्य सरकार। ये बात लिखी गई है धारा 186 में। आशा करता हूं समझ में आ गई। पूछ लिया जाएगा नगरपालिका क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे का रखरखाव करेगी कौन करेगी, तो केंद्र सरकार करेगी, न कि नगरपालिका और न ही राज्य सरकार। यदि वो स्टेट हाईवे तो राज्य सरकार करेगी, और यदि नेशनल हाईवे तो केंद्र सरकार करेगी। ये बात लिखी है धारा 186 में। अब देखते हैं धारा 187 के बारे में। धारा 187 धारा 187 में लिखा गया है कि उत्सवों के दौरान, जैसे कोई उत्सव हो रहा है, उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण, कोई भी उत्सव है, जैसे कोई नगरपालिका क्षेत्र में आज कोई जागरण लगवाना है, या तो कोई जागरण है, या कोई मेला है, या कोई त्योहार बड़ा है, उसके लिए जैसे कोई सार्वजनिक मार्ग है, यहाँ पे किसी को टेंट लगाना है जागरण के लिए या मेले के लिए, यहाँ पे कुछ अस्थायी स्टॉल्स बनवानी है, दुकानें यहाँ पे लगानी है, तो उसके लिए क्या प्रावधान रहेंगे वो लिखा गया है इसी के अंदर। धारा 187 में क्या लिखा गया है, उत्सवों के दौरान सार्वजनिक मार्गों पर अस्थायी निर्माण, जो भी निर्माण करने हैं, किसके प्रावधान, किसके अनुमति के बाद करने होंगे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके में किसकी अनुमति लेनी होगी, ना तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी, ना नगरपालिका की, किसकी अनुमति, सीएमओ की अनुमति के बाद, अनुमति के बाद ये निर्माण कार्य करवाए जा सकते हैं। स्टॉल्स बनवानी है या जैसे कोई टेंट बनवाना है, तो वो सारा काम किसके लिए, किसके बाद कर सकते हैं, तो सीएमओ की अनुमति के बाद कर सकते हैं। यह धारा 187। तो आज हमने देखी कुछ धाराओं के बारे में। तो हमने आज देखा धारा 174 से 187 के बारे में।
नेक्स्ट जो धाराएं हैं उसके बारे में हम देखेंगे अगली क्लास में, क्योंकि आज की क्लास का समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।